हमारे सामने सोनू कुमार की लिखी किताब द लेजेंड माइंड के कुछ पन्ने हैं और इसकी शुरुआत ही इतनी अनोखी है, जय गुरुदेव और भगवान शिव को समर्पण के साथ। मतलब आपको लगता है आप किसी आध्यात्मिक सफर पर निकलने वाले हैं। हाँ, इसका अंदाज किसी बिजनेस या इकोनॉमिक्स की किताब जैसा तो बिल्कुल नहीं है। ये एक गहरी सोच का नतीजा लगता है। और इसी किताब में एक चैप्टर है जिसने मुझे सच में चौंका दिया, चैप्टर 32, और उसका शीर्षक है जनसंख्या राष्ट्र के धन के रूप में। पहली बार पढ़ने में ये थोड़ा उल्टा लगता है ना। हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि बढ़ती आबादी एक बोझ है, एक समस्या है। बिल्कुल। लेकिन ये अध्याय कहता है कि किसी देश की असली दौलत उसका सोना, तेल या बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि उसके अपने लोग हैं। आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये पारंपरिक अर्थशास्त्र को सीधे सीधे चुनौती देता है। हम हमेशा जीडीपी, फॉरेन रिजर्व्स या फिर प्राकृतिक संसाधनों से किसी देश की अमीरी नापते हैं। सही बात है। लेकिन ये अध्याय एक बिल्कुल नया नजरिया सामने रखता है। ये कहता है कि किसी देश की बैलेंस शीट में सबसे बड़ी संपत्ति है उसका ह्यूमन कैपिटल, मतलब उसके लोगों की क्षमता। आज की हमारी पूरी बातचीत इसी एक क्रांतिकारी विचार के इर्द गिर्द ही घूमेगी। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। अध्याय कहता है कि लोग ही किसी देश की असली करेंसी हैं। पर यहाँ सिर्फ गिनती की बात नहीं हो रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ ह्यूमन कैपिटल की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? क्या हम लोगों को किसी कंपनी के शेयर या बॉन्ड की तरह देख रहे हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन एक सकारात्मक नजरिए से। देखिए, अध्याय में अर्थशास्त्री गैरी बेकर और थियोडोर शुल्स का जिक्र है, और उन्हें इसी सोच के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि जब आप अपनी आबादी की शिक्षा, स्वास्थ्य और हुनर पर निवेश करते हैं, तो आप उन्हें एक उत्पादक शक्ति में बदल देते हैं। वो अब सिर्फ पेट भरने वाले लोग नहीं रहते, बल्कि देश को आगे बढ़ाने वाला इंजन बन जाते हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा निवेश है जो वक्त के साथ बढ़ता है और देश को मजबूत बनाता है। अध्याय में इसे समझाने के लिए कुछ बड़े दिलचस्प उदाहरण भी हैं। पहला, शिक्षा को बुनियादी ढांचे के रूप में देखना। एक मिनट, यहाँ शिक्षा की तुलना सड़कों और बंदरगाहों से की जा रही है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है। क्या इसका मतलब ये है कि एक अच्छा विश्वविद्यालय देश के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक नया हवाई अड्डा? बिल्कुल। अध्याय यही तर्क देता है। जैसे सड़कें और पोर्ट वो सामान की आवाजाही को आसान बनाते हैं, वैसे ही स्कूल और विश्वविद्यालय वो विचारों, इनोवेशन और प्रतिभा की आवाजाही को आसान बनाते हैं। आप देखिए, दक्षिण कोरिया और फिनलैंड जैसे देशों के पास कोई खास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। सही है। उन्होंने सिर्फ अपने लोगों की शिक्षा पर निवेश किया, और आज वो दुनिया की सबसे इनोवेटिव अर्थव्यवस्थाओं में से हैं। ये साबित करता है कि ज्ञान ही असली ताकत है। और दूसरा उदाहरण है स्वास्थ्य को उत्पादकता से जोड़ना। ये तो समझ आता है कि एक स्वस्थ इंसान ज्यादा काम कर सकता है, लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक आंकड़ा दिया गया है कि स्वास्थ्य पर खर्च किया गया हर $1 अर्थव्यवस्था में $21 तक का रिटर्न देता है। हाँ, ये तो अविश्वसनीय है। कोई स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड भी ऐसा रिटर्न नहीं देता। और यहीं से डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी जनसांख्यिकीय लाभांश का विचार सामने आता है। अच्छा। ये किसी देश के लिए एक सुनहरा दौर होता है जब काम करने वाली आबादी, मतलब युवा, उनकी संख्या आश्रितों यानी बच्चों और बुजुर्गों से कहीं ज्यादा हो। चीन ने 1980 से 2000 के दशक में इसी सुनहरे दौर का फायदा उठाया और दुनिया की फैक्ट्री बन गया। और आज भारत भी इसी दौर से गुजर रहा है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत के पास अभी एक मौके की खिड़की है जो हमेशा खुली नहीं रहेगी। अगर हमने इस युवा आबादी को सही नौकरियां और हुनर नहीं दिए तो यही खिड़की हमारे लिए एक जाल बन सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, एकदम। अध्याय में यही चेतावनी दी गई है। ये लाभांश कोई गारंटी नहीं है, ये बस एक मौका है। अगर आपने सही नीतियां नहीं बनाई, नौकरियों में निवेश नहीं किए, तो यही युवा आबादी, जो आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती थी, वही हताशा और सामाजिक अस्थिरता का कारण बन सकती है। ये एक मौका है जिसे भुनाना पड़ता है। ठीक है, तो ये देश के अंदर की बात हुई, लेकिन ये अध्याय इस विचार को और आगे ग्लोबल स्टेज पर ले जाता है। एक देश के लोग दुनिया में उसकी ताकत कैसे बनते हैं? वो देश की सॉफ्ट पावर बन जाते हैं। मतलब बिना गोली चलाए, बिना सेना का इस्तेमाल किए, अपनी संस्कृति, अपने विचारों और अपनी प्रतिभा से दुनिया पर असर डालना। हाँ, इसके तो कमाल के उदाहरण हैं अध्याय में। बिल्कुल।
जैसे सांस्कृतिक निर्यात। हाँ, ये तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। दक्षिण कोरिया का के पॉप आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है। भारत का बॉलीवुड, वो अफ्रीका से लेकर मिडिल ईस्ट तक देखा जाता है। सही बात है। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं है। जब कोई ब्राजील में बैठा इंसान शाहरुख खान का गाना गुनगुनाता है, तो वो अनजाने में भारत से एक रिश्ता जोड़ लेता है। इसी तरह सिलिकॉन वैली के भारतीय मूल के सीईओ भारत की पहचान को मजबूत करते हैं। ये लोग अपने देश के सबसे बड़े एम्बेसडर हैं। सही बात है। और दूसरा बिंदु है इनोवेशन का माहौल बनाना। जब किसी शहर में अच्छी शिक्षा और अलग अलग सोच वाले लोग इकट्ठा होते हैं, तो वो जगह आविष्कारों का केंद्र बन जाती है। जैसे इजराइल की स्टार्टअप नेशन की कहानी। बिल्कुल। उनके पास न तेल है, न बहुत ज्यादा जमीन। उनके पास सिर्फ एक चीज थी, एक पढ़ी लिखी, जिद्दी और जोखिम उठाने वाली आबादी, और उसी के दम पर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हब बना दिया। ये कमाल की बात है। बिल्कुल। एक देश जिसके पास तेल नहीं, हीरे नहीं, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ अपने लोगों के दिमाग के दम पर दुनिया में एक आर्थिक शक्ति बन सकता है। हाँ। ये तो उन कई देशों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। और तीसरा बिंदु जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है, वो है श्रम और सैन्य तैयारी। ऑटोमेशन और एआई के बावजूद रक्षा, स्वास्थ्य सेवा और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में आज भी इंसानी दिमाग और हुनर की कोई बराबरी नहीं कर सकता। बिल्कुल। एक मजबूत, स्वस्थ और कुशल आबादी ही देश की सीमाओं और उसकी आर्थिक संप्रभुता की रक्षा कर सकती है। अब तक की कहानी तो एक बहुत ही पॉजिटिव, एक फील गुड फिल्म की तरह लग रही है कि अपने लोगों पर निवेश करो और देश सुपरस्टार बन जाएगा। लेकिन मुझे एक सवाल परेशान कर रहा है। पूछिए। अगर लोग ही असली दौलत हैं, तो फिर हम दुनिया में कई जगहों पर बेरोजगारी, गरीबी और सामाजिक अशांति क्यों देखते हैं? क्या ये सिक्के का सिर्फ एक पहलू है? जरूर इसका कोई दूसरा अंधेरा पहलू भी होगा। आपका सवाल बिल्कुल सही जगह पर है, और यहीं पर इस फिल्म में एक मोड़ आता है। अध्याय साफ कहता है कि ये एक दोधारी तलवार है। अच्छा। अगर सही से संभाला नहीं गया, तो जो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, वही आपकी सबसे बड़ी देनदारी, एक बोझ बन सकती है। तो ये संपत्ति एक बोझ कब बन जाती है? अध्याय में इसके कुछ बहुत गंभीर और असली उदाहरण दिए गए हैं। पहला है बेरोजगार युवाओं की फौज। उप सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व के कुछ देशों में यही हुआ। वहां युवाओं की बड़ी आबादी तो थी, लेकिन उनके लिए नौकरियां नहीं थी। अध्याय कहता है कि अवसर के बिना आबादी उम्मीद नहीं बल्कि हताशा पैदा करती है, और ये हताशा सामाजिक अस्थिरता और संघर्ष को जन्म देती है। ये डेमोग्राफिक डिविडेंड का डरावना सपना है। और दूसरा उदाहरण ठीक इसके उल्टा है। हाँ, बूढ़े होते समाज। जापान और यूरोप के कुछ देशों में ये एक बड़ी चुनौती है। वहां काम करने वाली आबादी कम हो रही है और पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इससे तो विकास धीमा हो जाता होगा। बिल्कुल। देश की आर्थिक रफ्तार धीमी हो जाती है और सरकार पर कर्ज बढ़ता जाता है। ये एक धीमी गति का संकट है। और तीसरा, जो शायद सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, वो है ब्रेन ड्रेन, प्रतिभा का पलायन। हाँ। हम हमेशा सोचते हैं कि देश का सोना या तेल चोरी हो जाए तो कितना बड़ा नुकसान होगा। लेकिन ये अध्याय कह रहा है कि जब एक डॉक्टर, इंजीनियर या वैज्ञानिक बेहतर मौकों के लिए देश छोड़कर जाता है, तो हम अपनी सबसे कीमती संपत्ति मुफ्त में किसी और को दे रहे हैं। बिल्कुल। ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। अध्याय में हेती और नाइजीरिया जैसे देशों का उदाहरण है, जहां खराब शासन और अवसरों की कमी की वजह से उनके सबसे काबिल लोग देश छोड़ गए। ये ऐसा है जैसे आप अपने खेत के सबसे अच्छे बीज निकालकर पड़ोसी को दे दें और उम्मीद करें कि आपके यहाँ फसल अच्छी होगी। बाप रे। ये दिखाता है कि सिर्फ आबादी का होना काफी नहीं है, उस आबादी को संभालने के लिए एक अच्छा माहौल और सही नेतृत्व भी चाहिए। ये तो वाकई डरावना है। एक तरफ बेरोजगार युवाओं की भीड़ जो एक टाइम बम की तरह है, और दूसरी तरफ ब्रेन ड्रेन में अपने सबसे अच्छे लोगों को खो देना। जी। तो सवाल ये उठता है कि इससे बचा कैसे जाए? जी। एक देश अपनी इस मानवीय मुद्रा को सुरक्षित और मजबूत कैसे बना सकता है? इस फिल्म में हीरो का जीतने का प्लान क्या है? अच्छी बात यह है कि अध्याय सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, बल्कि एक स्पष्ट रोड मैप भी देता है। ये सब कुछ प्रबंधन और देखभाल के बारे में है। एक समझदार माली की तरह। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक माली अपने बगीचे के हर पौधे का ख्याल रखता है, वैसे ही एक देश को अपने लोगों का ख्याल रखना होता है। कुछ मुख्य सुझाव दिए गए हैं। पहला, शिक्षा में सुधार। रटने वाली शिक्षा से आगे बढ़कर। हाँ, रटने की बजाय आलोचनात्मक सोच, मतलब क्रिटिकल थिंकिंग और डिजिटल साक्षरता पर ध्यान देना, ताकि आज के युवा भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सकें। ठीक है। दूसरा, स्वास्थ्य सेवा तक सबकी पहुंच।
सबको अच्छी स्वास्थ्य सेवा देना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद है। तीसरा सुझाव तो मुझे बहुत शक्तिशाली लगा, लैंगिक समानता। मतलब महिलाओं को बराबर के मौके देना सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक जबरदस्त आर्थिक रणनीति है। आप रातों रात अपने देश का टैलेंट पूल दोगुना कर देते हैं। बिल्कुल। रवांडा और नॉर्डिक देशों ने ये करके दिखाया है। इसके अलावा समावेशी संस्थाओं की बात की गई है, यानी ऐसा सिस्टम जहां कानून का राज हो और हर किसी को आगे बढ़ने का बराबर मौका मिले। जहां भ्रष्टाचार ना हो। हाँ, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद मानवीय पूंजी को दीमक की तरह खा जाते हैं। और आखिर में स्मार्ट इमिग्रेशन। ये दिलचस्प है। मतलब अपने लोगों को रोकने के साथ साथ बाहर की प्रतिभा को आकर्षित भी करना। हाँ, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश पॉइंट्स आधारित सिस्टम से दुनिया भर के हुनरमंद लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं। ये उनकी घटती आबादी की समस्या को भी हल करता है और देश में नए विचार और इनोवेशंस भी लाता है। तो हम आज की समस्याओं को हल करने का एक प्लान तो बना सकते हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब भविष्य में एक नया किरदार एंट्री ले रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। क्या एआई वो विलन है जो हमारी इस मानवीय मुद्रा की कीमत को खत्म कर देगा? यह एक बहुत बड़ा सवाल है और अध्याय इसका जवाब भविष्य की ओर देकर देता है। अध्याय का तर्क है कि एआई के आने से इंसानों की कीमत कम नहीं होगी, बल्कि और बढ़ जाएगी। अच्छा? लेकिन सिर्फ कुछ खास तरह के इंसानी गुणों की। भविष्य में सबसे मूल्यवान चीजें शारीरिक मेहनत या हिसाब किताब नहीं होंगी, बल्कि वो क्षमताएं होंगी जिन्हें मशीनें कॉपी नहीं कर सकती। जैसे रचनात्मकता, भावनात्मक समझ मतलब इमोशनल इंटेलिजेंस, और सही गलत का फैसला करने की नैतिक क्षमता। मतलब मशीनें गणना कर सकती हैं, लेकिन वे सपने नहीं देख सकती, वो सहानुभूति नहीं रख सकती, वो एक मुश्किल नैतिक दुविधा का हल नहीं निकाल सकती। ये हमारा सुपर पावर होगा। यही इंसानों की असली ताकत होगी। और अध्याय में सिंगापुर की स्किल्स फ्यूचर पहल का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये मैंने भी पढ़ा। वहां सरकार अपने हर नागरिक को जीवन भर कुछ नया सीखने के लिए क्रेडिट देती है, यानी पैसा देती है। वाओ! तो ये ऐसा है जैसे सरकार आपको आपके दिमाग का रिसर्च और डेवलपमेंट बजट दे रही हो। ये तो कमाल का आइडिया है। ये दिखाता है कि भविष्य में निवेश का मतलब सिर्फ इमारतों या सड़कों में नहीं, बल्कि लगातार लोगों के हुनर को निखारने में होगा। बिल्कुल। अध्याय का सार यही है कि टेक्नोलॉजी को इंसानी क्षमताओं को बदलने या खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें और ताकतवर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। शक्तिशाली विचार में सिमट जाता है, जिसे मैं सीधे स्रोत से ही कहना चाहूंगी। अगर सोना साम्राज्यों की मुद्रा थी और तेल 20वीं सदी की मुद्रा थी, तो लोग 21वीं सदी की मुद्रा हैं। ये लाइन दिमाग में बैठ जाती है। अध्याय के अंत में यही कहा गया है कि भविष्य के सबसे अमीर और ताकतवर देश वो नहीं होंगे जिनके पास सबसे बड़ी सेनाएं या सोने की खदानें हैं, बल्कि वो होंगे जो अपने लोगों में सबसे समझदारी से निवेश करते हैं, उन्हें ताकत देते हैं और उन्हें एक साथ जोड़कर रखते हैं। हर बच्चा, हर कर्मचारी। हाँ, स्कूल में पढ़ता हर बच्चा, एक अच्छी नौकरी करता हर कर्मचारी, दरअसल देश के खजाने में जमा हो रही एक किस्त की तरह है। इस पूरी चर्चा ने मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर भविष्य की असली मुद्रा वाकई रचनात्मकता और भावनात्मक समझ जैसी इंसानी क्षमताएं हैं, तो हो सकता है हम सफलता को ही गलत तरीके से माप रहे हों। कैसे? क्या पता भविष्य में किसी देश की असली संपत्ति उसके सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी से नहीं, बल्कि उसकी सकल राष्ट्रीय सहानुभूति या सकल राष्ट्रीय रचनात्मकता से मापी जाएगी। सोचने वाली